विकसित भारत के समक्ष जो चुनौतियाँ थीं, उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो एजुकेशन और ख़ास करके जो स्किल गैप्स है, वो उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे और ख़ास करके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और आज का जो इंडस्ट्रीज़ है, उसको उसके हिसाब से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को उस इकोसिस्टम के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है यूथ का, क्योंकि जब तक उसका जो एक्सेस उस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से नहीं होगा, तब तक जो हम विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी जो भागीदारी चाहते हैं उसको प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और जो आज का जो डिजिटल डिवाइड एंड जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि आज भारत में दो तरह का इकॉनमी है, एक फॉर्मल इकॉनमी है और एक इनफॉर्मल इकॉनमी है। क्योंकि हम जब देखते हैं तो भारत में जो जेंडर जो डिस्पैरिटीज़ है, उसको भी हमें दूर करना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मेनी इनिशिएटिव टू हाउ टू फुलफिल द जेंडर डिस्पैरिटीज़। क्योंकि आज हम जब देखते हैं जो फॉर्मल इकॉनमी है, उसमें जो मेल विशेष करके जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का जो एक एस्पेक्ट्स हो, हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे बढ़ाया है, और उसमें जो विशेष करके जो हमारे जो यूथ्स हैं, उनको इस चीज़ को अवेयर कराने में जिस तरीके का एक अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब भारत का मैप देखते हैं तो भारत के क्या एक इंडिया इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर ईस्ट से लेके वेस्ट जब देखते हैं, तो उसमें जो भारत का जो पोटेंशियल है वो इन सारे राज्यों से ही बनता है। और हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें हर स्टेट का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। बेसिकली इंडिया इज़ द मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, सो एवरी डिसीजन के पीछे जो पॉलिटिकल कारणस होते हैं, उसको भी हमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, यूथ के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है और ख़ास करके जो जो पॉलिटिक्स है, वो उसका आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भारत में ने जिस तरीके से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके एवरी 5 ईयर्स पे जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने एजेंडेज होते हैं। तो जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो खास करके जो उनके पर्सनल जो एजेंडे हैं, उसको मिनिमाइज़ करना होगा। और नेशंस के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब हम नेशंस की बात करते हैं, सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नेशन, उसमें राज्यों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तक राज्य का पार्टिसिपेशंस, राज्य के लोगों का पार्टिसिपेशंस, राज्य की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक शायद इस तरीके की जो जो गैप हैं, जो मिसमैच है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज बहुत सारे स्टेट्स हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अपने योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से वहाँ के यूथ को और वहाँ के जो जेंडर जो डिस्पैरिटीज़ है, उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास किया है। साउथ के अगर हम राज्यों को देख लें जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ वर्किंग वेरी पॉजिटिवली, बट जो उसके पीछे का जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का जो इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है। अभी जिस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बेसिकली इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर विकसित भारत। लेकिन आप बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो जो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस जो हमारा जो विज़न है, उसको एक तरीके से मिनिमाइज़ करता है। तो इस तरीके की जो चैलेंजेज हैं, जो इस तरीके की चुनौतियाँ हैं, उसको भी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बेसिकली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीथिंग डिसाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस, और स्टेट हैज़ पावर कि वो अपने एजेंडे को किस प्रकार से पॉलिसीज़ के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिस तरीके से यूथ में गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को एक तरीके से उसका जो पेनिट्रेशन किया जा रहा है, वो डे बाई डे इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में हम पूरे राज्यों को जब तक हम एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे, इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की जो चुनौतियां हम सबको सामने में देखने को मिलेंगी। और जो क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जोग्राफिक एरिया है खास करके जो भारत का, वो बड़ा ही अलग अलग ट्रेन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देख लें, तो वहाँ का ट्रेन बिल्कुल ही एक डिफरेंट है। जब हम
ईस्ट में देख लें तो वहाँ का ट्रेन अलग है, सी जो कोस्टल रेंज है वहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो हर राज्यों की अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं, हर राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर राज्यों के साथ जिस तरीके से उनके रिक्वायरमेंट बेस्ड पॉलिसीज़ को बना के एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। क्योंकि हमें पता है कि आज जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब हम तुलना करते हैं, तो अगर हम कंपैरेटिव जब स्टडीज़ करते हैं तो उसमें जो विशेष करके जो स्टार्टअप और जो मेक इन इंडिया का जो मिशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार होने के साथ साथ हमें एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अपने आप को लेके जाना होगा और उसको प्रो यूथ बनाना होगा। क्योंकि आज का जो यूथ है वो भारत का भविष्य भी है, और एक जो विशेष करके जो हम विकसित भारत 2047 का जो हमने कंसेप्ट रखा है वो इसलिए क्योंकि 1947 में हमारा देश डीकोलोनाइज्ड हुआ था ब्रिटिशर से। तो हम 100 साल जब पूरा करने जा रहे हैं 2047 में, तो उस समय भारत का जो जीडीपी है, जो पर कैपिटा इनकम है, उसको हमें डेवलप नेशन की तरह डेवलप करने की ज़रूरत है। तब जाके हम शायद इन सब सारे चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से विकसित भारत के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एमएसएमई का, तो एमएसएमई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से यूथ को जोड़ने के लिए जितना फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाया है, बैंकिंग सेक्टर्स को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया है, जिसके माध्यम से हम उन सब सारी चीज़ों को पहुंच सकते हैं। जो विशेष करके जो पॉलिसी अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पॉलिसीज़ तो बनाते हैं, लेकिन जब हम उसका डीपली स्टडीज़ करते हैं तो उसमें यूथ ओरिएंटेड बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाए गए हैं जिसका अवेयरनेस हमें हर लेवल पे करने की ज़रूरत है। हमारे इंस्टीट्यूशन को उसमें आगे आने की ज़रूरत है। और जो बेनिफिशियरी क्लास है, विशेष करके जो लोग अवेयरनेस के माध्यम से जो बेनिफिशियरी क्लास है, उनका टेस्टिमोनियल हमें हर समय पे करने की ज़रूरत है, जिसके चलते यूथ को हम और भी इन सारे स्कीम के साथ जोड़ सकें। क्योंकि जब तक हमारा जो विशेष करके जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्कीम है, क्योंकि जब तक हम पब्लिक सेक्टर्स में सिर्फ अपने आप को लेके जाएंगे तब तक शायद जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसको अचीव करने में मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि आज का जो ग्लोबल वर्ल्ड है, आज का जो ग्लोबल इकॉनमी है, उसमें प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में अपना एक हर सेक्टर्स में, हर फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक शायद इस चीज़ को प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं भारत का, तो हमें देखते हैं कि जब 90s में एलपीजी को भारत ने अडॉप्ट किया, और उस समय अगर चाइना और इंडिया का जो इकॉनमी था लगभग सेम इकॉनमी था। हम 12वें पे थे और 11वें पोजीशन पे थे। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी चाइना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को प्रोडक्शन के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से वहाँ के यूथ को कनेक्ट किया, वहाँ के अपने बैंकिंग सिस्टम को, जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको कनेक्ट किया, भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जा रहा है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को डे बाई डे इन सारी चीज़ों को लेके बढ़ रही है, वो उसमें ज़रूर ही विकसित भारत का जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, चाहे हम स्पेस में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूथ को जिस तरीके से एम्पावर किया जा रहा है, उसको भी हमें और भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि भारत में जो ब्रेन का जो ड्रेन होता है, उसको खास करके उस ब्रेन ड्रेन में अगर हम देखें तो यूथ का ही ड्रेन होता है। तो हमें इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सिबल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ के यूथ को वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और विशेष करके जो उनका जो एक सोशल जो सिक्योरिटी है, अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट उनके अनुकूल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, तो जो यूथ का जो ब्रेन जो ड्रेन हो रहा है उसको हम ब्रेन गेन में बदल सकते हैं। वो चाहे वो हमारा टेक्नोलॉजी का फील्ड हो सकता है, हेल्थ सेक्टर का हो सकता है, सॉफ्ट पावर का हो सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके का बहुत बड़ा फील्ड है जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस यूथ को प्रभावित करता है। और इसीलिए आज का जो यूथ है
वो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन उसका होता है और गुड इकॉनमी के लिए वो कहीं दूसरे देश में जाके काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस तरीके के जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, जो उनके पॉलिसीज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं हम इस सब चीज़ों में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। और जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस है, उसको उसमें यूथ की भागीदारी को बढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब हम डिस्कस करते हैं तो डेमोक्रेसी किसी भी देश की इकॉनमी के लिए और ख़ास करके वहाँ के सोसाइटी के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से वी गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिटीजन्स। क्योंकि आज का जो यूथ है, जब तक उसका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक वो अपने आउटकम और ख़ास करके इनपुट को उसमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके नहीं जाएगा, तब तक जो नेशनल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको हमें प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये इस तरीके की जो चुनौतियां हैं, उन सब चुनौतियों को दूर करने के लिए अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ऑलवेज़ इस पे काम कर रही है। और अभी जो सबसे एक अभी जो पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट करके देश के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको यूथ के बीच में किस प्रकार से पार्लियामेंट फंक्शंस करते हैं, किस प्रकार से संसद में कोई भी पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, कैसे बजट पेश किया जाता है, उसमें व्हाट इज़ द बेसिक रोल ऑफ द अपोजिशन, रूलिंग पार्टी के क्या उसमें काम होते हैं, जो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं वो कमिटीज़ कैसे फंक्शन करती हैं, इन सब सारी चीज़ों को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक स्कूल और कॉलेज के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम अक्रॉस द इंडिया इसको चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो हमारा यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ते जाए। और उसके चलते हम अपने जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, जो विकसित भारत का जो विज़न है, उसको हम प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में जब हम देखते हैं तो जो हमारे जो विशेष करके जो यंग जो माइंड्स हैं, उस माइंड का जिस तरीके से हमने अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से जोड़ा है, जिस तरीके से जो हमारे जो यूथ जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको गवर्नमेंट भी बहुत तरह के स्कॉलरशिप दे के उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। और हम सब जानते हैं कि आज का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारी अनइक्वलिटीज़ हैं। उस अनइक्वलिटीज़ को दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए गुड इनिशिएटिव टू हाउ टू कनेक्ट एंड हाउ टू गिव द इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सेक्टर्स। तो उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब सारे सेक्टर्स को लेके एक मतलब बिल्कुल वाइब्रेशन के तरह वाइब्रेंट इंडिया और ख़ास करके यूथ को कनेक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और इसी के माध्यम से जो भारत का जो खास करके विशेष करके जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, जो यूथ को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम जो भारत की जो जिस तरीके से जो सोसाइटी में जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न को भी हम कैसे कम कर सकते हैं, इन सब सारे चीज़ों में डिजिटल जो नॉलेज है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि भारत अभी आज एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जिस प्रकार से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये एक स्टेटमेंट रहता है कि यही समय है, सही समय है। तो मुझे लगता है कि ये जो यही समय है, सही समय इसलिए है क्योंकि आज हमारा जो पोटेंशियल है, जो यूथ की जो कैपेसिटी है, जो 65% जो पॉपुलेशन भारत में है, उस पॉपुलेशन को हम किस तरीके से अपने इस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, इस ह्यूमन इंडिकेटर्स में, गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे ले करके अपने जो विशेष करके जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, उसको हम किस प्रकार से अपने इंक्लूसिवनेस के साथ उसको बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, जो हमारा जो टारगेट है, उसको हम एक तय समय में उसको हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें भारत सरकार का जो बजट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया इज़ द सॉवरेन स्टेट, और सॉवरेन स्टेट होने के नाते हमारे जो नेबर्स जो नेशंस हैं, वो जिस तरीके से हमारे युवाओं को विशेष करके गुमराह करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत तरह के इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए हैं कि विशेष करके जो ड्रग्स का जो पेनिट्रेशन है युवाओं में, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। क्योंकि जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, उसमें जब तक हम अपने यूथ को एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी उसका
एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक शायद इन सब सारी चीज़ों से हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में इस तरीके की समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं और मिली हैं। तो विकसित भारत को बनाने में जो हमारा जो यंगेस्ट जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम जब तक इस वर्ल्ड के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाएंगे, उसका जो माइंडसेट है उसका उस माइंडसेट को हम चेंज नहीं करेंगे, उसके अनुकूल हम एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक शायद ये जो विकसित भारत 2047 का जो हमारा जो एक विज़न है उसको प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे इसमें जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज भारत के पास अगर हम देखें तो चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन उस चुनौतियों के बावजूद भी बिकॉज वी हैव लास्ट 78 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि हर 5 साल पे हम इलेक्शंस के माध्यम से यहाँ पे इलेक्शंस में जाते हैं और पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें अगर हम अगर कंपैरेटिव स्टडीज़ करें तो डे बाय डे पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इसमें महिला जो वर्ग है, जो वुमेन जो है, उसका एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेन स्ट्रीम से जोड़ के देख रहा है। और अभी जैसा कि मैंने अपने पहले डिस्कस में बताया कि जो खास करके जो हमारा जो 2 सेक्टर्स है, एक फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो इनफॉर्मल को और भी फॉर्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इनफॉर्मल, आज भारत का एक बहुत बड़ा भाग है जो कि वो फॉर्मलाइज नहीं हो पाया है, वो चाहे एजुकेशन के मामले में हो या डिजिटल के मामले में हो या स्किल के मामले में हो या स्टार्टअप के मामले में हो या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले हो। तो जब तक हम इस इनफॉर्मल जो हमारा क्लास है, जो हमारा सेक्टर है, उसको जब तक हम फॉर्मल नहीं करेंगे तब तक ये जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसको हम कहीं ना कहीं एक जो हमारा जो एज है, जो हमारा जो गोल है, उसको पूरा करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए गुड इनिशिएटिव, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी दिया जा रहा है जिसके माध्यम से इन सब सारी चीज़ों को हम दूर कर सके, क्योंकि जो लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। तो भारत ने जिस तरीके से अपने आप को इस सेक्टर्स में विकसित भारत बनने के लिए डे बाय डे रिफॉर्म भी कर रहा है और उस रिफॉर्म के आधार पे परफॉर्म भी करने का प्रयास किया जा रहा है। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टेकन इनिशिएटिव जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो उसमें जो सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का, क्योंकि जब तक हम गुड गवर्नेंस को यूटिलाइज, एक उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उस गवर्नमेंट सिस्टम को अकाउंटेबल फिक्स नहीं करेंगे, जब तक हम युवाओं को उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे, जब तक उसमें हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, तब तक शायद जो रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए यूथ के वॉइस का, वो शायद हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जो इसेंशियल जो विकसित भारत के जो पिलर्स हैं वो कहीं ना कहीं विकसित भारत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मुझे लगता है कि ये इस कड़ी को हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जिसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।